ये बाद में चेंज कर लेना, रेड है ना, जमा तो करोगे। ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव टू एग्जांपल्स। जब किसी चीज को तुम पुश करते हो मंगल और किसी चीज को पुल करते हो, तो पुश करके तुम कैसे पुश ड्रॉअर बंद कर देना। हाँ, टू क्लोज ड्रॉअर। तो पुश क्या है? ठीक है, ठीक है, और सर पुश ड्रॉअर टू क्लोज इट। और पुशिंग में क्या करते हो? पुश द कार कार। हाँ, तो हाँ ये ये तो ये वाला कार को क्या करते हैं? पुश द कार। इफ इंजन हैज स्टॉप्ड वी पुश द कार ना। पुश में क्या है? वी पुश कार इफ इंजन इज नॉट वर्किंग। और पुल किसे करते हो? पुल ड्रॉअर को ओपन करो। पुल ड्रॉअर टू ओपन है, पुल द ड्रॉअर। और क्या करते हो? पुल द रोप ऑफ टाइड टू बफेलो टू ड्रैग इट। किसी चीज को पुल करते हो ना, कि उसे पुश तो नहीं कर सकते हो। पुल द रोप टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। हाँ ये लिखो। पुल rope to draw water from। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई स्थिति बताओ कि चेंज इन शेप हो जाए। सो व्हेन वी प्रेस द, कैसी बॉल होगी? उसे क्या कहेंगे? स्पॉन्ज, स्पॉन्ज वाला। देन इट्स शेप चेंजेस। और व्हेन वी किक करते हो, वो भी कर सकते हो। तो वी कैन प्रेस द पिलो टू चेंज इट्स शेप। That is press sponge ball to change its shape। तीसरा देखिए, थर्ड विद प्रभात, इसका फर्स्ट का आंसर बताओ जरा। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल वी हैव टू, क्या करना पड़ेगा? किसका? पुल। पुल। अगला बताओ कि चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करें? ट्रैक करती है। जैसे तुम कंघे को ऐसे से कर लो, चार्ज कर लो, और अनचार्ज होते हैं पेपर, तो पेपर को क्या अट्रैक्ट कर लेता है? पता है नहीं? पेपर को तो तुमने कहीं रब नहीं किया है, लेकिन तब भी वो अट्रैक्ट कर लेता है कि नहीं? तो इसलिए अट्रैक्ट। तीसरी चीज, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली। तो अगर लोडेड ट्रॉली को मूव करना है, तब हमें क्या करना? नहीं तो आप उसे क्या करोगे? पुश। ठीक है, वी हैव टू लोडेड ट्रॉली को पुश कर देंगे ना। आजकल वो हैंड ट्रॉली तो आती नहीं कि आगे खींच रहा है। आजकल तो सारी ट्रॉली व्हील वाली होती है, हमेशा धक्का ही तो दोगे कि नहीं? इसलिए तो इंजन लगाना पड़ेगा। हाँ। चौथी चीज, तो उसे हमें पुश करना पड़ेगा। डी बताओ, द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट क्या करेगा? रिपेल। नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। आपका नाम भूल गए इतने दिन में, क्या नाम है फिर बताओ? हम श्रेया समझ रहे थे, क्या श्रेया तो नहीं। ठीक है, तो तुम 24 को जाने वाली हो ना? 24 जून जा रही है। चलो ओके। नाउ फोर्थ देखिए, एन आर्चर स्ट्रेचेस हिज बो व्हाइल टेकिंग एम एट टारगेट, देन शी रिलीजेस द एरो व्हिच बिगिंस टू मूव टुवर्ड द टारगेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए उसने स्ट्रेच किया धनुष को और छोड़ दिया, तो जब रिलीज करेगा तो क्या होगा? उसको कहते हैं क्रॉस और इसको कहते हैं बो। ये चीज क्या कहलाती है? तो ये चीज है बो, हाँ, जो सर, झुका ये है, और जो सर ये बीच में निकली है, डंडा, इसको क्या कहेंगे? क्रॉस। क्रॉस। तो वो रिलीज करके छोड़ देगा।
तो ये बो हो गया धनुष, ये हो गया तीर। सर एक टूल भी होता है ना, हाँ? ऐसा ऐसा एक टूल होता है जिसके बीच में इतना रहता है, इस पे बो रहता है और यहाँ से स्ट्रेच होता है। ऐसा भी होता है। हाँ। अब यहाँ देखो, टू स्ट्रेच द बो आर्चर अप्लाई ए फोर्स व्हिच कॉजेज अ चेंज इन इट्स, उसके किस में चेंज आएगा जब उसे खींच रहा है। मान लीजिए बहुत सिंपल सा तुमने घड़ी में बना लिया, तो ऐसे भी लोग बना लेते हैं, तो भी तो तीर को खींच सकते हो कि नहीं? तो इससे बोलो इसके बो में क्या चेंज हुआ जब उसने उसकी स्ट्रिंग खींची, उसका शेप चेंज हुआ कि स्पीड शेप हुआ, शेप चेंज हुआ कि नहीं? तो which changes its, पढ़ो, शेप, that is changes its shape। ऊपर fill in the blanks के लिए वर्ड्स दिए गए, उसी से देख के बोलो। रिद्धि अगला बोलो, आप ही बोलो, हम क्या B बताएं? का। हाँ। Muscular force. The force applied to the archer to stretch the bow is an example of muscular। प्रभात अगला बोलिए। The type of force responsible for change in the state of motion of the arrow। तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फोर्स है? मतलब वो कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है? बोलो। कॉन्टैक्ट फोर्स, फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो टाइप ऑफ फोर्स है ना, दैट इज ए कांटेक्ट फोर्स हुआ कि नहीं? क्योंकि वो बिना छुए तो ऐसा नहीं कर सकता है। डी बताइए मंगल। while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to जब एरो जा रहा है तो उस एरो पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं? ये एरो निकल पड़ा, अब ये जा रहा है, बोलो इस पे कौन कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑपरेशन। फ्रिक्शनल इस पे लगेगा। क्यों? फिर उसी से तो आवाज आती है। तो अभी कोई भी हवा में तुम एक सरकंडी ऐसे ऐसे करो तो आवाज किसकी वजह से आती है? क्या फ्रिक्शन नहीं है? तो वो किस वजह से? हवा में होगा तो हवा का भी फ्रिक्शन होता है। जो हवा का फ्रिक्शन होता है उसे ड्रैग कहते हैं। ड्रैग वर्ड है क्या यहाँ पे? तो फ्रिक्शन लगाओ। एयर फ्रिक्शन इज नोन एज ड्रैग। तो बाकी तो सरफेस पे भी फ्रिक्शन हो सकता है। तो ड्रैग होता तो ड्रैग लिख देते, नहीं तो फ्रिक्शन तो लिखो, ठीक है? तो कौन कौन से दो हुए? ग्रेविटी की वजह से वो गिर जाएगा, तो ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन दोनों लिखो। तो नीचे वाले फोन में आ रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है, आने दो। अब वो बाद में नीचे में लगाएंगे तो कर देना चाहिए, हमने भेज तो दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In the following situation, identify the agent exerting the force and the object। कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और किस पर ये कार्य कर रहा है? तो अब इसका कॉलम बनाओ। एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। 3 कॉलम बनेंगे। एजेंट, अगर तुम्हें एक्सर्ट नहीं लिखना है तो अप्लाइंग भी लिख सकते हो। सही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, किस पे काम, कौन फोर्स लगा रहा है, किस पे काम कर रहा है, हो रहा है, और उसका इफेक्ट क्या है। फोर्स का तुम्हें कई इफेक्ट मालूम है, या तो मोशन को स्टॉप कर सकता है, या मोशन को वो कंटिन्यू कर सकता है, या शेप भी तो चेंज कर सकता है। तो पहला केस देखो, squeezing a piece of lemon between the fingers to extract juices। तो कौन यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा है? तो एजेंट कौन है? जो Fing- स्क्वीज कर रहा है फिंगर्स को लेकर। तो पर्सन, पीछे देखो, हो सकता है मैन भी लिखा हुआ आंसर, कभी फिंगर्स भी लिख सकते हैं, ऐसा क्या है? दोनों ही केस हो सकता है। तो मैन हो सकता है या पर्सन स्क्वीजिंग द फिंगर हो सकता है। तो एजेंट फिंगर को भी कहा जा सकता है। कोई आंसर दिया इसमें? ये तो मैं चेक करूँ। फिंगर भी लिखा जा सकता है। चलो, नाउ फोर्स एंड प्रेशर एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ओके, so 5th
क्वेश्चन में दिया गया है एजेंट्स आर फिंगर्स, ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, लेमन है, और उससे क्या चीज चेंज हुई, शेप एजेंट्स हैं फिंगर्स, और जिस पर फोर्स लगा वो क्या हुआ, लेमन, और चेंज क्या हुआ, इफेक्ट, दैट इज चेंज इन शेप। अगला देखो, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट, तब क्या होगा, एजेंट क्या है, क्या फिंगर्स हैं, आखिर तुम ट्यूब में टूथपेस्ट में से फिंगर से ट्यूब निकालोगे कि नहीं निकालोगे, तो वहां पर भी फिंगर्स हैं, और किस पर लगा, टूथपेस्ट पे, ठीक है, तो वो जो ट्यूब है उसकी ट्यूब पे लगा, और उससे चेंज क्या हुआ, शेप, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो दैट इज चेंज इन शेप, वही चीज हो गई, सी ट्यूब कमिंग आउट तो चेंज इन शेप, क्योंकि पहले उसमें फ्लैट थी, अब धीरे धीरे ट्यूब सिलेंड्रिकल हो गई, चेंज हुआ ना उसका शेप। तीसरी चीज देखो, ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग व्हाइल इट्स आउटर एंड इज ऑन ए हुक, तो लोड सस्पेंड है, तो अदर एंड, ये देखो ऐसा हो कि ये स्प्रिंग है, अब बताओ इस पे लोड अगर तुम लटका दोगे तो क्या हालत होगी, क्या स्प्रिंग, क्या ये जो है एक्सपेंड होगी, तो क्या स्प्रिंग का शेप चेंज हो जाएगा, कई बार जब तुम लोड्स लटकाते हो स्प्रिंग बैलेंस ही ले लो, तो व्हेन यू सस्पेंड लोड ऑन स्प्रिंग बैलेंस व्हाट हैपेंस, जरा देखो, इसके अंदर स्प्रिंग है, हमने इस पे ये है, बोलो लोड लटकाओगे तो इसकी स्प्रिंग पे क्या होगा, एक्सटेंड, क्या होगा, वन एंड तो इसका वॉल में बुक में लिखा भी है वन एंड एट वॉल, तो ये क्या हो रहा है उसमें, एक्सटेंड, यही हुआ कि नहीं, तो किसका चेंज हुआ शेप, दैट इज चेंज ऑफ शेप ऑफ स्प्रिंग, तो किसने फोर्स लगाया, एजेंट इज द लोड सस्पेंडेड, ये एजेंट है, लोड यहाँ एजेंट है, यहाँ हमारी उंगली नहीं है, इस पे तुम कुछ चीजें लटका दो, पत्थर लटका दो, तो पत्थर ही तो एजेंट है, तो एजेंट क्या हुआ बताओ, लोड, जो भी लोड सस्पेंडेड है, सिर्फ लोड भी लिख दोगे तो चलेगा, और जिस पर फोर्स लगा वो क्या है, स्प्रिंग, और उस पर इफेक्ट क्या हुआ, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। अगला पढ़ो, नेक्स्ट इज एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार, तो एथलीट है, अगर एक यहाँ से यहाँ तक बार है, वो उस पर कूद के पार करना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा, ठीक है, दौड़ के आएगा, जंप मारेगा, तो वो इस बार को क्लियर करने के लिए हाई जंप ले रहा है, तो अब यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है, एजेंट, तो एजेंट इज द मसल्स ऑफ एथलीट, वास्तव में वो एथलीट ही लगा रहा है, उसकी मसल्स इस पे फोर्स लगा रहे हैं, और मसल्स किस पर पैर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रही हैं, दैट इज इफेक्ट इज द चेंज इन मोशन ऑफ, देख लो डी में मसल्स ऑफ एथलीट ही एजेंट है, मसल्स ऑफ, और जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है, और ये उसकी मसल्स उसी पे ही फोर्स लगा रही है, एथलीट पे, क्योंकि एथलीट को हाई जंप करनी है ना, तो किस पर फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज द फोर्स वो लगाएंगी तो उसका स्पीड बढ़ाएंगे, फिर अल्टीमेटली पहले स्पीड बढ़ाएंगी मसल से, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो अचानक वो एक पैर पे फोर्स लगाएगा और उछल जाएगा, एक पैर पे अल्टीमेटली नहीं, तो प्रॉपिंग एक्शन, उछलना जैसे मेडअप करता, तो जो भी फोर्स लग रहा है वो कभी ना कभी या तो उसकी स्पीड बढ़ाने में लग रहा है, और एक टाइम पे पैर पे लग रहा है, तो लग तो खुद से खुद पे भी फोर्स लगाया जा सकता है, तब जब तुम सीढ़ी चढ़े थे तो तुमने फोर्स लगाया, तुमने खुद पर ही फोर्स लगा दिया, तुम्हारी मसल्स ने फोर्स लगाया और अल्टीमेटली तुम्हारी बॉडी पे फोर्स लगाया, तभी तो सीढ़ी चढ़ के आए हो, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लग रहा है एथलीट इटसेल्फ है क्या, तो इसलिए एथलीट बॉडी, और चेंज क्या हुआ, चेंज इन स्पीड, स्पीड ही तो चेंज हुई उसकी, चेंज इन स्पीड, सब में
सिक्स्थ को देखिए, A blacksmith hammers a hot piece of iron while making it wood. क्या तुमको मालूम है अगर बिल्कुल गर्म लोहे पे हैमरिंग करो तो क्या होगा? बेंड हो सकता है, चपटा कर करके उससे कुल्हाड़ी बना ली जाती है। बहुत गर्म लोहा तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, उस पर पीटते जाओ तो जो शेप चाहो दे सकते हो कि नहीं गर्म चीज़। तो जो ब्लैक स्मिथ है यानी लोहार, अगर वो उसको पीटेगा, बार बार हैमरिंग करेगा, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया होगा? इसमें पूछा है कि ये हैमरिंग इफेक्ट से जो आयरन का पीस है वो कैसे बनता है। चलो, सो सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई मेकिंग इट, व्हाट डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट, हाउ डज। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या चेंज होता है, आंसर बताओ। ड्यू टू हैमरिंग, क्या उसकी स्पीड चेंज होती है, शेप क्या चीज़ चेंज होती है? तो फोर्स का इफेक्ट तो 5 इफेक्ट होते हैं। चलती हुई चीज़ को रोक सकता है, रोकती हुई चीज़ को चला सकता है, शेप चेंज कर सकता है, ये सब कर सकता है कि नहीं? तो इस तरीके से यहाँ क्या इफेक्ट हो रहा था? चेंज इन शेप ऑफ टूल। तो उसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ हैमरिंग इज चेंज इन शेप ऑफ टूल। अगला देखो, 7th क्वेश्चन। An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon stick to wall. What force might be responsible? जैसे तुमने बैलून फुलाया और उसको सिंथेटिक नाइलॉन का कपड़ा सिंथेटिक होता है, रेयॉन भी सिंथेटिक होता है। सर उसको सर हेयर से भी कहते हैं, हेयर से भी कर सकते हो, चिपका दो तो चिपक जाएगा। तो इसमें वो जो चिपक गया है बैलून, ऐसे तुम लोग कभी करते हो क्या? ड्राई एयर में ऐसे करके कर देते हो, तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो क्यों चिपक? फ्रिक्शनल फोर्स। बताओ। इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन से तो चार्ज का ट्रांसफर हो, लेकिन अब जो चिपक गया व्हेन इट स्टिक्स टू वॉल, तो कौन सा फोर्स है? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बैलून चार्ज है क्या? हाँ। और वॉल चार्ज है कि नहीं? तो एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। तो अब ऐसा करने पर उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, क्या तुमको ये बात मंगल मालूम है, जैसे तुम्हारे बैलून में सारा प्लस चार्ज है और एक दूसरी अनचार्ज बॉडी है, तो क्या उसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज होंगे इक्वल? हाँ सर। ऐसा तो कोई चीज नहीं होता जिसमें चार्ज हो ही ना। अगर इसमें चार्ज प्लस है तो चार्ज, तो इसे अनचार्ज कहेंगे, क्योंकि उसके सेंटर में प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रल सेंटर में प्रोटॉन होंगे और आउटर में जो घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात तुम्हें बताई गई ना। तो अल्टीमेटली उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा। और ये इस बैलून को क्या तुमने सर पे रगड़ा, और अगर मान लो एक बैलून सिंपली लटका है, न्यूट्रल है, और इसको तुमने सर पे रगड़ के पॉजिटिव कर लिया है, तो क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारे मन में है कि भाई ये तो न्यूट्रल है, इसे क्यों कर लिया, ये हो सकता है ना। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जरा ध्यान दो, जब तुम इस चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाते हो तो क्या होगा? ये अनचार्ज है ना, तो अब जरा देखो, अनचार्ज बॉडी, तो इसमें इसके चार्ज होने की वजह से मंगल, इसके सारे निगेटिव चार्ज का इसके पास आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाएंगे। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो था ना उसका वो सिर्फ इधर उधर होगा, निगेटिव पास क्यों आ गया बताओ? सर क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो इससे बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि किसी से टच नहीं हो रहा है। अब ये मुझे बताओ कि इस प्लस और माइनस के बीच क्या एक अट्रैक्शन फोर्स है, और इस प्लस और प्लस के बीच कैसा फोर्स है? तो बोलो रिपल्शन फोर्स ज्यादा बड़ा है कि अट्रैक्शन? इसलिए क्योंकि ये चार्ज ज्यादा पास है, निगेटिव पास है। तुम खुद ही समझो, अगर तुम मैग्नेट को पास रखोगे तब ज्यादा फोर्स होता है कि दूर? तो बोलो इनमें ज्यादा फोर्स लगेगा जो चीजें पास है कि जो दूर है उनमें? तो पास वाला डोमिनेट कर जाएगा। दोनों फोर्स एक साथ लग रहा है, लेकिन ज्यादा किसकी वैल्यू है? पास वाले की। तो कोई बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक है कि नहीं? सो अल्टीमेटली यहाँ पर भी वही बात कही गई है। सो दिस फोर्स इज मोर, ये मोर हो गया और ये कैसा हो गया? इसीलिए अटैच हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या है और इसका आंसर क्या बताइए?
When you stick a balloon wrapped with your hair or synthetic cloth, it attracts, it get attracted towards wall. What is the reason? Which kind of force is acting for it? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा दीदी, उसका क्या नाम है? इसके बीच में से दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, बोलो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पांसिबल. देखो इस चीज को, दैट इज इलेक्ट्रो. नेक्स्ट देखिए, name the force acting on a plastic bucket containing water held above the, और भी कुछ पूछा गया है, what force might be responsible. So अगर मान लीजिए containing water held above ground level in your hand, तुम अपने हाथ में एक बकेट पकड़े हो और उस बकेट में क्या है? वाटर है. तो मान लीजिए ये वाटर है, ये स्पिल करके गिर भी रहा है. तो इसको अगर तुम हाथ में पकड़े हो, तो which force is responsible for? No. Discuss why the force acting on bucket do not bring a change in its state of motion. Force acting on plastic bucket containing water. Name the force. तो ये कौन सा फोर्स हो गया? इसको मस्कुलर फोर्स कह सकते हैं. मस्कुलर फोर्स. तो above the ground. तो डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग. नेम द फोर्सेस. और बताओ, ये तो तुमने कह दिया मस्कुलर है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स. और नीचे इसका वेट लग रहा है, तो जो इसका वेट है वो किसकी वजह से लग रहा है? क्या ग्रेविटी की? तो मस्कुलर फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन डाउनवर्ड. दो फोर्स लग रहा है. तो वो कह रहा है नेम द फोर्सेस. पढ़ो, नेम द फोर्स नहीं कह रहा है, पढ़ो सवाल. नेम द फोर्सेस बोल रहा है. तो मस्कुलर फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा फोर्स क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. एक्टिंग डाउनवर्ड. इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो फिर इसका शेप मंगल क्यों नहीं चेंज हो रहा? सर बीच में सर ये है ना, वाटर भरा हुआ है सर. वाटर भरा हुआ है. तो अब इसमें ये लिखो कि एज द मस्कुलर फोर्स एंड जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज ए काइंड ऑफ बैलेंस फोर्स. बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट. तो अगर बैलेंस फोर्स होता है तो किसी भी चीज़ में जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती. बैलेंस फोर्स जानते हो ना? अगर ये ऊपर 10 न्यूटन लगा रहा है तो नीचे भी 10 ही न्यूटन लगेगा. तुमको ज़्यादा नहीं फोर्स लगाना है, जितना उसका वेट है उतना ही तो अपोजिट लगाना है. अगर तुम इसको उठाना चाहते हो तो सिर्फ उतना ही फोर्स लगाओ जितना इसका वेट है. उससे ज़्यादा लगाओगे तब तो ऊपर चलती जाएगी चीज़. अगर तो मान लो 10 न्यूटन नीचे है और तुमने 11 लगा दिया तो क्या होगा? और अगर 10 ही लगाया तो वही रहेगा. और एक बच्चा उठाया, इसका 10 है, वो ऊपर 9 ही लगा पा रहा, कह रहा पापा उठा नहीं पा रहे, 9 ही लगाए, तो नीचे जाएगा. या तो तुम 10 का 10 ही लगाओ तो यही रहेगा, और 9 लगाए बच्चा, पापा नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, ये तो गिरता. तो 9 लगा रहा है, पापा कहेंगे और लगाओ 1 न्यूटन. हाँ लगा दिया पापा, उठा ना, और तो गया पापा. ये चीज़. और अगर वो ज़्यादा लगाने लग जाए पहलवान टाइप, तो इस तरीके से वाई द शेप ऑफ ये इसमें वाटर का शेप क्यों नहीं चेंज हो रहा? बिकॉज द वेट एंड द मस्कुलर फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर. सो द नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. बैलेंस. ना लिखो, जो मस्कुलर फोर्स है एंड वेट आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. ये दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, श्रद्धा ये किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स. ये संतुलित बल का एक उदाहरण. सो नो चेंज in shape, no change in state of motion.
तो ना वो बकेट ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। बीच में ऐसा क्यों हुआ? बैलेंस। क्योंकि जो एफ नेट है वो जीरो है। हाँ, तो अगर जीरो न्यूटन किसी चीज पे फोर्स लगाओगे, एन का मतलब न्यूटन होता है, तो फिर जब फोर्स, इसका मतलब है कि फोर्स लग ही नहीं रहा है। जीरो न्यूटन का क्या मतलब है? नहीं लग रहा है। तो ऐसे में फिर क्या चाहिए? नेट फोर्स इज जीरो। पूछ भी रहा है कि डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग, सो नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन एज नेट फोर्स इज जीरो। क्या लिख लो? नेट फोर्स इज जीरो न्यूटन। तो इसलिए काम। अगला क्वेश्चन देखिए 9। कह रहा है रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू। कभी तुमने देखा होगा, टीवी में भी देखा होता है ना, श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं कि नहीं रॉकेट? हाँ, लॉन्च उड़ीसा में है श्रीहरिकोटा। हाँ, तो वहाँ से ऐसे लॉन्च होगा तो इसमें से एक तरीके का धुआं निकलेगा, तो और ये रॉकेट ऊपर जाएगा। ऐसे ही तो लॉन्चिंग होती है। सर अभी जो हुआ था सर वो भी चंद्रयान 3 वो भी वहीं से हुआ था। तो लॉन्चिंग पैड बना हुआ है, वहाँ पे करते हैं। श्रीरंगापट्टनम भी है और श्रीहरिकोटा दो भी है, तमिलनाडु में भी। अब जरा देखो, कह रहा है कि अगर हमने इसे लॉन्च किया, अब किस लिए लॉन्च किया? क्योंकि जो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं, क्या उन ऑर्बिट्स में ही सैटेलाइट घूमते रहते हैं? ये जाएगा ही अपनी सैटेलाइट में, यहाँ घूमेगा ऐसे, यही तो सैटेलाइट है। जो अर्थ के चारों ओर या किसी प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाए उसको क्या कहते हैं? मून भी है। मून भी एक सैटेलाइट है। मून कैसा सैटेलाइट है? नेचुरल। और मान लीजिए जैसे आप ये भेजते हो रॉकेट, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, स्पेस क्राफ्ट। तो अब ये इसको यहाँ से भेजा जाएगा अर्थ से, और अर्थ से जाएगा, यहाँ से उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ चक्कर लगाने लगेगा जिंदगी का। अर्थ से भेजा जाएगा ना, ये अर्थ है, जितना फ्यूल होगा अर्थ से जाएगा, फिर इसको मोड़ दिया जाएगा 90 डिग्री। इतना फ्यूल भर के भेजा जाएगा, फिर ये मोड़ के ही चक्कर लगाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। ये लॉन्चिंग पैड से लीव हो गया, तो अब इस पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन भी है, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी भी लग रही होगी, और भी कोई लग रहा होगा। एक जो फ्यूल की वजह से प्रोपल्शन फोर्स भी होगा, जो इसे आगे ले जा रहा होगा। फ्यूल तो रहेगा जब तक कि अपनी ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाएगा, तब तक फ्यूल चलता रहेगा, थोड़ी देर तक तो चलेगा, सर यही तो लगेंगे। है ना। सो अब जरा सब देखें, प्रपोजल हमारे में पढ़ा है सर। पढ़ाया नहीं गया ना, हाँ। तो ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन फोर्स, यही दो लिखो। ग्रेविटेशनल कहाँ लगेगा? नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? नीचे ग्रेविटेशन। और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा कि नीचे? ऊपर। ठीक ठीक बोलो। कोई चीज अगर ऊपर जा ये रहा है ऊपर सर, जा रही है तो फ्रिक्शन भी नीचे। कहाँ जाओ? फ्रिक्शन तो उल्टा लगता है हाँ, ना, सर। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के उल्टा रहेगा। तो चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो नीचे लगेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स, इन दो फोर्स लगेंगे, दोनों डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ। नो चेंज। देख लो, अगर मान लो ये रॉकेट चलते चलते, ऐसा ऐसा नहीं रहेगा कि रॉकेट यहीं रहेगा। तो अगर ये रॉकेट चलते चलते मुड़ गया, मुड़ेगा तभी तो ऑर्बिट में जाएगा। हाँ। यहाँ से रॉकेट उड़ा तो क्या ये यहीं रहेगा कि अभी चलते चलते इसको ऐसे भी होना है? हाँ सर ऐसे तो थोड़ी धीरे धीरे मुड़ेगा कि नहीं? तो अगर ये मान लीजिए ऐसे हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये मुझे बताइए, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा? फिर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। स्पेस नहीं, अभी वैसे अर्थ से कितनी भी दूर चला जाए सैटेलाइट, अगर ग्रेविटी ना होती तो मून कैसे चक्कर लगा रहा था? बहुत दूर इंटरस्टेलर में चले जाओगे तब ग्रेविटी नहीं। अभी तो यहाँ तक कि सन 3,84,000 किलोमीटर पे मून है, तो मून तो है ना अर्थ, और 14 करोड़ चले जाओ तो सन है, वहाँ भी ग्रेविटी है। अगर ना ग्रेविटी होती तो बताओ सन अर्थ को कैसे खींच रहा होता? तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, लाखों करोड़ अरबों किलोमीटर, तब जाके तुम कह सकते हो व्हेन देयर इज नो प्लेनेट, नो स्टार, नो गैलेक्सी, नो यूनिवर्स, वैसी कोई चीज हो, समझे? बोलो, तब वहां पे होगा। अभी तो ये सब ग्रेविटी से मुक्त होंगे क्या?
पूरा सोलर सिस्टम ग्रेविटी पे ही चल रहा है। तो अब मुझे बताओ, ये रॉकेट पहले सीधे उड़ा, अब ये मुड़ चुका है, अब नीचे की ओर क्या है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटी। और ये इस डायरेक्शन में क्या है? ये रेजिस्टेंस, ये मोशन है, वो फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन है। पीछे की ओर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन ऐसा कम ना मानो, फ्रिक्शन फोर्स इतना ज़्यादा था कि उसकी गास्केट जल गई थी जब कल्पना चावला इसी में जल के मर गई थी। फ्रिक्शन फोर्स पूरे स्पेस क्राफ्ट को जला सकता है, इतनी हीट पैदा कर सकता है। तुमको मालूम है कि बहुत सारे एस्टेरॉइड धरती की ओर आते हैं, वो गिरते क्यों नहीं धरती पर? गिरे तो राख बन जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उन्हें जला के बिल्कुल धुआं बना देता है। ये सही बता, राख बन जाते हैं। कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना 500 किलोमीटर, उसमें वो आ ही नहीं पाते धरती तक। पहुँचते पहुँचते बड़े बड़े इतने कमरे के बराबर एस्टेरॉइड जरा सा एक कांटा। सर वो कैसे घुस गया था? हाँ? और डायनासोर के टाइम वो बहुत बड़ा था, मतलब वो करीब करीब 30 किलोमीटर का था। ये तो 300 मीटर की बात कर रहा है। समझ में? बहुत बड़ा होगा तो थोड़ी ना जल पाएगा पूरा, वो नहीं जल पाएगा। तो ये फ्रिक्शन है, ठीक है। और नीचे क्या बताया? ग्रेविटी। तो अभी ग्रेविटी, तो मैंने बताया ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑफ फ्रिक्शन को क्या लिखें ये बताएंगे? मोशन क्या बोलते हैं? यस। तो पहला फोर्स ये बताया, और दूसरा क्या लिख रहे हैं? फ्रिक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर आपको नोट्स की जरूरत ठीक है। और कुछ पूछा गया क्या इसमें? नहीं सर, बस 10th क्वेश्चन देखिए। बस और When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, सर थ्रस्ट क्या होता है? 10th में क्या होगा? मान लीजिए तुमने ड्रॉपर तो यूज किया होगा, जिसमें कभी कोई दवा भरी जाती है कुछ ना कुछ। तो ऐसे में अगर पानी के अपोजिट में तुमने इसको प्रेस किया तो क्या इसमें पानी भर जाएगा? ये जैसे ये ड्रॉपर है, ठीक है। तो इसको जब हम प्रेस करेंगे तो इसमें क्या भर जाएगा? पानी। फिर वो पानी इसमें से गिरने लगेगा कि नहीं? हाँ सर, जब छोड़ेंगे तब गिर जाएगा। ऐसा तो बहुत सारी डिवाइस यूज की होगी तुमने। तो इसको कहते हैं बल्ब। When we press the bulb, बल्ब को प्रेस करोगे तो फिर क्या होगा बताओ? इसकी हवा निकल जाएगी, और फिर जब बल्ब फूलेगा तो हवा तो जा नहीं पाएगी, तो क्या जाएगा बताओ? पानी, क्योंकि उस स्पेस को भरने के लिए कुछ तो चढ़ेगा कि नहीं। तो यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप प्रेस करते हो बल्ब को तो वाटर राइजेस इन द ट्यूब एंड नॉट द एयर राइजेस। सर ऑनलाइन वाले को दिखाएंगे। ठीक है। इस तरीके से जो ड्रॉपर होता है, ऐसा ड्रॉपर, तो इसमें अगर आप यहाँ प्रेस करो तो प्रेस करने से क्या होगा? ठीक है, ऐसा दिखाया गया है। देन इसमें पानी चढ़ जाएगा ऊपर। ओके, सर अभी कैसे दिखाएंगे पानी चढ़ा? जैसे ये देखो, इसमें है, अगर मैं इसको प्रेस करूं तो क्या होगा? चढ़ेगा। चढ़ गया। चढ़ गया। तो अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ओके, नाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड, तो इसमें वाटर गेट फिल्ड, द राइज ऑफ वाटर इज ड्यू टू, अगर हमारे पास एक ड्रॉपर है और इस ड्रॉपर में हमने इसको पानी के ट्रफ में रख दिया, ये पानी है, और बताओ अगर मैं इसको प्रेस कर दूं तो क्या होने वाला है? घुस जाएगा पानी। तो धीरे धीरे अल्टीमेटली इसमें से हवा एक्सपेल हो गई, और फिर जब ये वापस आएगा तो क्या पानी ऊपर चढ़ेगा? हाँ सर। जब ये अपनी जगह वापस आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर बताओ। वाटर गेट फिल्ड, तो राइज क्यों होता है? क्या प्रेशर ऑफ वाटर की वजह से, क्वांटिटी ऑफ अर्थ की शेप ऑफ रबर, Pressure of water। तो इट इज क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ रहा है, अदरवाइज वाटर का क्या प्रेशर हो सकता है? तो एटमॉस्फेयर जब इसमें प्रेशर डालेगा तो प्रेशर डालने की वजह से क्या होगा? मान लीजिए जैसे आप ये देख लो कि यहाँ पर कई बार क्या होता है
मान लीजिए इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और हम इसमें, अभी ये तो छोटा है, लेकिन अगर इसमें उल्टा करके ऐसे करें तो पानी यहाँ तक भर जाता है। ऐसा तुमने देखा है? दिमाग में या कुछ करेंगे तो क्या होगा? तो ऐसा क्यों होता है? सो दोनों ग्लास का तो अंदर वाला नहीं दिखता। अरे यार, सही है यार। खुली छाप लगते हैं। ये देखिए, ऐसा तुम लोगों ने कभी बाथरूम में भी किया होगा कि उल्टा मत नहीं किया बकेट में? हाँ किया है ना जाके। ये देखो ऐसे ऐसे कर दिया और इसको सब उल्टा- बबल्स आने लगते हैं। ये देखो कैसे पानी भरा है कि नहीं भरा है? तो भर गया। भरा था तभी तो वो वापस गया। तो ये क्यों है भरा? वाटर का कोई प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेयर ने प्रेशर लगाया और उसकी वजह से अंदर हवा नहीं थी तो पानी चढ़ गया। ये कितना ऊंचा ग्लास हो तब तक पानी चढ़ सकता है, मतलब कितना चढ़ने के बाद फिर रुक जाएगा? 10 जितना- 3 मंजिल तक। अगर तुम्हारा ये ग्लास कितना बड़ा हो, 3 मंजिल तक ऊंचा हो तब तक पानी चढ़ेगा। इतना है। अगर 4 मंजिल कर दिया तो भी 3 मंजिल पे रुक जाएगा, फिर नहीं चढ़ेगा। पकड़ तो होना चाहिए कहीं पर भी। मान लो जैसे कभी तुमने ये किया कि पानी के ट्यूब पकड़े हो जिसमें से वाटरिंग करते हो, हाँ। एक हाथ में अंगूठा लगा के अंगूठा ऊंचा करते जाओ, उसमें पानी चढ़ता जाएगा, लेकिन कितनी दूर तक वो पानी तुम्हारा 10 साथ? मिनट। 10 मिनट। मरकरी तुमको मैंने हाथ में देके दिखाया है, मरकरी होगा तो 76 सेंटीमीटर, 1 मीटर भी नहीं चढ़ेगा, और पानी होगा तो 10 मीटर। लेकिन ऐसा किस वजह से होगा? तो इसका आंसर क्या हुआ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So the answer is क्यों पानी क्यों चढ़ रहा है? It is due to atmospheric pressure. Okay. Now अब आप देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन लिखा आपने? कहाँ लिखा? वो फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या है? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, फिफ्थ से लेकर 10th तक करो। सर 10 मार्क का ले। नहीं 5 ही है। इतना है नहीं, जरा सा एक एक लाइन का। अब फिफ्थ में तो आप टेबुलेट ही कर लेना, ये टेबल बना है। टेबल बनाना है। तो बुक से पढ़ेंगे। बुक से चलो हो गया। साइंस में अगला चैप्टर कौन सा कराना है? फोर्स करा दीजिए। 4। हैमरिंग से क्या होगा? टूल। जो टूल तुम बना रहे हो वो चपटा होता चला जाएगा नहीं?